आमिर खान की सितारे ज़मीं पर 20 जून को थिएटर्स में आई थी और उसके बाद से ही फिल्म की ओटीटी रिलीज़ को लेकर के या यूं कहें कि डिजिटल रिलीज़ को लेकर के बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारी खबरें आ रही थी। कोई कह रहा था कि किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी, फिर खबर आई कि नहीं ओटीटी पर रिलीज़ नहीं होगी, उसको यूट्यूब पर लाया जाएगा। पे पर व्यू के हिसाब से वाला जो पैटर्न है, जो फॉर्मूला है, उस पर आमिर वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर ने खबरों को डिनाई किया। उन्होंने बोला कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, आप थिएटर में जा कर के फिल्म देखिए। अब आमिर ने आज एक इवेंट रखा और उस इवेंट में आमिर ने ये अनाउंस किया कि सितारे ज़मीं पर यूट्यूब पर रिलीज़ की जाएगी। 1 अगस्त से आप इस फिल्म को यूट्यूब पर देख सकते हैं। रेंट पर लेकर के फिल्म देखी जा सकती है। कैसे देखेंगे, क्या सोच करके आमिर ने ये फैसला लिया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिजनेस पर आने वाले समय में, श्वेतांग से जानेंगे। श्वेतांग यहाँ पर है हमारे साथ। तो श्वेतांग, सबसे पहले तो फाइनली आज आमिर ने माफ़ी के साथ अपने दर्शकों को ये बता दिया है कि फिल्म आ रही है यूट्यूब पर। जो स्पेक्यूलेशंस थे, जो रिपोर्ट्स थी, वो ठीक थी। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि कैसे देख सकते हैं यूट्यूब पर इस फिल्म को, क्या रहेगा इसका प्रोसेस। जैसे किसी दूसरी फिल्म को देखते हैं, यूट्यूब पे कोई फिल्म रिलीज होती है, जो यूट्यूब का जो मूवी सेक्शन है उसमें जैसे फिल्म होती है, किसी और जो फिल्म में बहुत सारी जो रिलीज हो चुकी हैं वो पहले यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, उनको जैसे आप नॉर्मली रेंट करके देखते हैं, इस फिल्म को भी वैसे ही रेंट करके देखना है। प्रोसेस ये है कि आप जाओगे, मूवी को जो सर्च करना है आपको सितारे ज़मीं पर, और वो आएगा। आमिर खान टॉकीज़ नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है, उसके ऊपर ये मूवी रहेगी। आपको उसको रेंट करना है, आपको 100 रुपये का पेमेंट करना है और उसके बाद वो फिल्म आप 30 दिन के लिए खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस फिल्म को एक बार देखना शुरू कर दिया तो आप उसको 48 घंटे के अंदर चाहे जितनी बार देखें देख लें, लेकिन उसके बाद वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, ये इसको कहते हैं पे पर व्यू मॉडल, यानी आपको जितनी बार देखना है उतनी बार आपको ये खरीदना पड़ेगा, फिल्म रेंट करना पड़ेगा। तो एक सिंपल प्रोसेस तो ये है। तो अब परमानेंटली ये फिल्म उस पेज पे या उनके चैनल पे रहेगी जब जब हमें देखना है। अगर आप 48 आवर्स के अंदर देख रहे हैं तो आप कितनी भी बार देख सकते हैं, लेकिन जब जब आपको उसको बाद में रिविजिट करने का मन है तो आपको हर बार 100 रुपीज़ रेंट दे करके वो फिल्म देखनी होगी। हाँ, ये प्रोसेस हाँ, प्रोसेस तो यही है। उसमें ना 2-3 चीज़ें और हैं। जैसे अगर आप उसका वही है कि आपने खरीद ली फिल्म, वो 30 दिन रहेगी आपके उस अकाउंट में। आपने एक बार देखना शुरू कर दिया, उसके आपको 48 घंटे के भीतर वो फिल्म खत्म ही करनी है, क्योंकि उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। आपने शुरू कर दी और 48 घंटे तक आपने फिल्म नहीं देखी तो उसका कोई फर्क नहीं है, आपका एक्सपायर हो जाएगा वो जो वैलिडिटी है उसकी। और दूसरी चीज़ ये कि जो चैनल है उसके ऊपर ना आमिर और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। जो उनका जो प्लान है, उनका जो लाइनअप है, उसमें यह है कि उस पर सत्यमेव जयते के एपिसोड्स आएंगे जिसको पब्लिक फ्री में देख पाएगी। उसके अलावा उस पर बहुत सारी ऐसी फिल्में आएंगी, जैसे आमिर खान के प्रोडक्शन की जितनी फिल्में हैं, अब रिसेंटली रूबरू रोशनी आई थी, सितारे ज़मीं पर हो गई, तारे ज़मीं पर, लाल सिंह चड्ढा, उनका जो पूरा कैटलॉग है फिल्मों का वो आप उनके यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। उसमें कुछ चीज़ें फ्री रहेंगी और कुछ चीज़ें पेड रहेंगी जिसको आप रेंट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि उसमें ऐसी फिल्में भी आमिर करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इनकॉर्पोरेट, कि जैसे नए फिल्म मेकर्स हैं जिनकी फिल्म थिएटर तक नहीं पहुंच पा रही है, अगर वो आमिर के थ्रू जाते हैं, आमिर से उनकी डील होती है, बातचीत होती है, तो उनकी जो फिल्म, नई वाली फिल्म जो है उसको भी यूट्यूब पे आमिर के चैनल पर देखा जा सकता है। लेकिन वो डिसाइड करना बाकी है कि वो फिल्में फ्री रहेंगी या पेड रहेंगी। अच्छा, इससे जो OTT का बिजनेस है, मतलब आई एम श्योर उस पर काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि खबरें तो ये भी थी कि 120 करोड़ का ऑफर तो नेटफ्लिक्स ने सामने से दिया था कि भाई हमें आप सितारे ज़मीं पर हमारे OTT प्लेटफॉर्म को दीजिए, हम अपने प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करेंगे। आमिर ने मना कर दिया। इस तरह की खबरें थी। तो अब जैसे आमिर ने ये तरीका अपनाया है तो आने वाले समय में हो सकता है भविष्य में दूसरे फिल्म मेकर्स भी करें, तो इसका असर जो है वो OTT प्लेटफॉर्म के बिजनेस पर भी पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, पहले हम OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फिर उस पे आपके पास बहुत सारी फिल्में होती है देखने को, लेकिन जो आपको देखनी होती है वो आपको रेंट पे लेनी पड़ती है। तो YouTube के साथ ये नहीं होगा कि आपको सब्सक्रिप्शन वाला जो पैसा है वो नहीं देना होगा, तो इस पे बिजनेस पे भी असर पड़ेगा। एक छोटा सा बेसिक करेक्शन है कि वो जो डील थी, जो OTT वाली डील, वो नेटफ्लिक्स ने नहीं, प्राइम ने ऑफर की थी आमिर को। 120 करोड़ का वो डील था, तो आमिर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और आमिर ने ये भी कहा कि उनसे पूछा गया कि आपकी फिल्म OTT पे आएगी कि नहीं, उन्होंने कहा नहीं। फिर उससे पूछा गया कि क्या इसको यूट्यूब पे रिलीज करेंगे आप, तो आमिर ने कहा कि नहीं, हम हमारी फिल्म कहीं नहीं लेके आएंगे। अब जो इवेंट हुआ है आज, उसमें आमिर ने माफ़ी मांगी है कि मैंने झूठ बोला लोगों से, क्योंकि मैं थिएट्रिकल मीडियम को बचाना चाहता था। क्योंकि जब मैंने उन्होंने बताया कि जब उन्होंने फिल्में करनी शुरू की तब सिनेमा देखने का एकमात्र माध्यम था थिएटर, जो नई फिल्में देखने का है। अगर आपको वो फिल्म टीवी पे देखनी है तो आपको 1 साल तक वेट करना पड़ता है, या अब थोड़ा समय कम हो गया है, 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आपका टीवी प्रीमियर होता है। तो आमिर की फाइट ये थी कि थिएट्रिकल मीडियम बचा रहे और उनकी फिल्म का लोग ये वेट ना करें कि उनकी फिल्म OTT पे आएगी तब देखेंगे या यूट्यूब पे आएगी तब देखेंगे। उनका गेम है कि उनकी फिल्म प्राइमरीली थिएटर्स के लिए ही बनी है, तो उनकी फिल्म को थिएटर में जाकर देखा जाए। और उसका असर पड़ा भी। आमिर ने झूठ बोला, जो बताया कि कहीं नहीं आएगी, उसका बेनिफिट आमिर को मिला, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा मुश्किल से 60-65 करोड़ 70 करोड़ कर पाई थी।
उसके बाद आती है सितारे ज़मीं पर, उसकी सिमिलर तरीके से ये भी एक रीमेक है। और इस फिल्म का इंडिया कलेक्शन अभी तक हो चुका है, हालांकि थिएटर से उतर चुकी है। इंडिया कलेक्शन इस फिल्म का अराउंड 167 करोड़ से, वर्ल्ड वाइड फिल्म में 265 करोड़ से ज़्यादा पैसे कमाए हैं। तो ये एक पॉजिटिव चेंज तो आपको दिख रहा है ना, कि उनका वो वर्क किया, उनका झूठ बोलना। और दूसरी बात कि इससे OTT को क्या फ़र्क पड़ेगा, OTT को ये फ़र्क पड़ेगा कि अभी पब्लिक जो वेट करती है कि OTT पे फिल्म आएगी, है ना, उसके लिए वो पेमेंट करते हैं। मान लीजिए जैसे प्राइम है, प्राइम के लिए आप 1500 रुपये पेमेंट कर रहे हो एनुअली, है ना। उसके बाद जो आपको फिल्म लेटेस्ट फिल्म है वो वहाँ आ जाती है, लेकिन वो उस कैटलॉग में है जिसको आपको रेंट करना पड़ेगा। मैं उसको 1500 रुपये दूँ प्लस 99 रुपीज़ दूँ, मतलब 1600 रुपये मुझे एक फिल्म देखने के लिए करना पड़ेगा। हालांकि आप जो फिल्म आपको उधर पड़ा है वो देखते रहो आप, लेकिन मुझे जो देखनी है उसके लिए मुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन यूट्यूब के गेम में ये है कि मुझे सिर्फ 100 ही रुपये खर्च करने हैं और उसमें मैं एक ही फिल्म देख पाऊंगा। लेकिन तो सब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन इससे क्या है OTT के बिजनेस को फर्क पड़ेगा। आप OTT वाले क्या कर रहे थे अभी आजकल कि कोई भी फिल्म बन रही है उनके साथ वो डील कर ले रहे हैं। OTT का इतना प्रेशर होता है फिल्म मेकर्स के ऊपर कि मान लीजिए उन्होंने आपसे उनकी एक डील हुई, है ना, डील हुई तो आपको एक आपको टाइमलाइन सेट करना पड़ता है कि इतने दिनों के बाद मैं फिल्म को यहाँ रिलीज करूंगा। अगर किसी वजह से आपकी फिल्म डिले हो जाती है या पोस्टपोन हो जाती है या सेंसर बोर्ड के चक्कर में फंस जाती है, अगर आपकी फिल्म वहाँ रिलीज नहीं हो पाती है डील वाले डेट पे, तो कई बार क्या होता है कि जो OTT प्लेटफॉर्म से उस डील की जो अमाउंट रकम है उसको कम कर देते हैं कि हम 27 तारीख पर फिल्म रिलीज नहीं की इसलिए आपको कम पैसे देंगे आप। या उनका एक ये भी होता है कि जैसे आदिपुरुष के केस में ये बात सामने आई कि नेटफ्लिक्स की डील ये थी, या सिकंदर के केस में भी नेटफ्लिक्स की डील ये थी कि अगर आपकी फिल्म 350 करोड़ से ऊपर करती है, अभी हमारी डील है एक मान लीजिए एक सम ऑफ की 180 करोड़ रुपए की डील है अभी आपसे कि आपकी फिल्म रिलीज के 8 हफ्तों बाद मेरे प्लेटफॉर्म पे आएगी और मैं आपको इसके लिए 180 करोड़ रुपए दूंगा। उस डील में कुछ एक क्लॉज ऐसे होते हैं जिसके मुताबिक अगर आपकी फिल्म 350 करोड़ से ऊपर करती है तो आपका जो OTT का डील का है उसकी रकम भी बढ़ जाएगी, है ना, कि वो 100 को मान लीजिए 80 करोड़ बोला, 180 करोड़ बोला, अब उसमें 20 करोड़ बढ़ जाएंगे, अब वो 200 करोड़ देगी। तो वो एक प्रॉब्लम भी था। और दूसरी चीज़ की एक आपके पास वो रहता है कि अब मेरी डील है तो मुझे 8 हफ्ते में फिल्म रिलीज करनी ही पड़ेगी। सबसे पहले फिल्म मेकर्स इस प्रेशर से निजात पा जाएंगे कि उनकी फिल्म को 8 हफ्ते में OTT पर लाना ही होगा। अब आपका यूट्यूब चैनल है, अब जब डालना चाहो डालो, नहीं डालना है मत डालो। यही मेरा सवाल भी था कि जैसे वो जो 8 हफ्तों का पीरियड रहता है कि आप थिएट्रिकल रिलीज और OTT रिलीज के बीच में रहेगा, तो क्या अभी वो पीरियड रहेगा कि 8 हफ्ते बाद ही आप यूट्यूब पे रिलीज कर सकते हैं, या जब फिल्म मेकर का माने कि आज मेरी फिल्म थिएटर से उतरी कल मैंने उसको OTT पे डाला? आइडियल तो यही, मतलब आइडियल तो देखिए सिचुएशन, आइडियल तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो सिचुएशन अभी चल रही थी वो 6 से 8 हफ्ते का विंडो था, यानी 1.5 से 2 महीने कि आपकी फिल्म रिलीज हुई, इसके 1.5 से 2 महीने में वो इस OTT प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। अब जब आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, आपने खुद का पेपर व्यू मॉडल सेट कर दिया है, तो आपको जब मन करता है फिल्म रिलीज करो। जैसे आमिर ने वादा किया था कि मतलब उनकी फिल्म कहीं नहीं आएगी, है ना, और 8 हफ्तों के उसमें उन्होंने कहा कि थिएटर्स को खराब कर रही है, बिजनेस को हमारे अफेक्ट कर रही है OTT की डील्स, उन्होंने कोई डील नहीं की। लेकिन 28 जून को उनकी फिल्म रिलीज हुई है इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी, और आज क्या तारीख है, आज है आपका 29 जुलाई। उन्होंने ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद यानी 4 हफ्ते के बाद अपनी फिल्म यूट्यूब पे रिलीज करने का फैसला कर लिया ना, तो ये टोटली फिल्म मेकर के ऊपर है कि अपनी फिल्म को कब OTT पे लाना चाहता है। उससे क्या है, फिल्म मेकर्स के पास उनके राइट्स जो है वो सुरक्षित होते हैं। और प्रॉफिट भी, मतलब एक तो जो रेंट करेंगे लोग वहां से भी आएगा 100 रुपए, और उसके अलावा यूट्यूब जो पैसा देगा उसके पे व्यू के हिसाब से, व्यूअरशिप के हिसाब से वो पैसा भी आएगा। तो ये भी फायदे का सौदा भी है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। अगर फिल्म अच्छा परफॉर्म करती है यूट्यूब पे तो वो फिल्म मेकर के लिए भी फायदा है। हाँ, वो फिल्म मेकर के लिए फायदा है बिल्कुल है, क्योंकि डायरेक्ट सारा बेनिफिट आपका है, क्योंकि यूट्यूब चैनल आपका है, यूट्यूब से व्यूज के पैसे आपको आ रहे हैं। उसमें ये भी है कि पब्लिक जो फिल्म देखने जाएगी उसमें उनको एड्स नहीं देखने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने 100 रुपये चुके हैं, उसमें पूरी फिल्म एक फ्लो में देखेंगे वो। दूसरी चीज़, आमिर का जो कहना था इस पूरी सिचुएशन, उन्हें कहना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म, आमिर चाहते हैं कि उनकी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। उसका क्या तरीका है कि आपकी फिल्म या तो जहाँ थिएटर्स नहीं है वहाँ कैसे लेकर देखेंगे, टीवी पे देखेंगे। टीवी पे फिल्म आती है 2 महीने बाद, है ना, या 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद। तो उनका कहना है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि टीवी पे लोग देखें, लेकिन अभी OTT प्लेटफॉर्म से आप डाल देते हो, लेकिन इतने कितने सारे लोग हैं जिनके पास OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन है, कितने सारे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं है। तो उनका कहना है लेकिन यूट्यूब आजकल ऐसा मीडियम है जो हर फोन में है, अब कुछ भी नहीं करना, यूट्यूब खोलना और सर्च करना है। तो उनका ये कहना है कि उनसे उनकी फिल्म जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। क्योंकि इंटरनेट तो सबके पास है। हाँ, इंटरनेट सबके पास है, यूट्यूब सबके पास है। उससे क्या होता है, जब आपकी फिल्म ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो पब्लिक का एक परसेप्शन काम करता है, आपको आपने कैसे फिल्म बनाई, क्या बनाई, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि इसको कैसी लगी। अगर आपकी फिल्म लोगों को पसंद आ रही है तो वो गुडविल आपके फेवर में काम करता है कि जब आपकी फिल्म थिएटर्स में आएगी तो लोगों को पता नहीं आप कब OTT पे डालोगे या नहीं, आप यूट्यूब पे डालोगे, कब डालोगे लोगों को पता नहीं है। इसलिए लोग कोशिश करेंगे कि फिल्म उसको थिएटर्स में जाकर देखें। तो जो आमिर का पूरा एंगल है कि थिएट्रिकल बिजनेस को बचाना, ये सारा उसके पीछे का मोटिवेशन है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ये समझनी है कि जैसे साउथ की फिल्में तो हमने देखी हैं कि डब होकर के यूट्यूब पे आ जाती हैं,
क्या पहले कभी इस मॉडल पे किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है? तुम्हें ऐसा कुछ याद आता है कि किसी और फिल्म ने या फिल्म मेकर ने इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट किया हो और वो उसका क्या रिजल्ट रहा हो? हिंदी सिनेमा में ऐसा अभी तो बहुत कम है। जैसे अभी आप देखेंगे पिछले दिनों जब एनिमल आई थी, एनिमल ने बाकायदा नेटफ्लिक्स का OTT डील की, नेटफ्लिक्स पे आई वो फिल्म, लेकिन उसके कुछ महीनों बाद देखेंगे आप कि एनिमल के क्लिप्स जो हैं 15 मिनट के 20 मिनट के सारे क्लिप्स आपको टी सीरीज के चैनल पे मिल जाएंगे। वो सारे क्लिप्स डले हुए हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे शायद क्लाइमैक्स नहीं हो या क्या पता कि वो डाल दिया, मैंने चेक नहीं किया। साउथ की फिल्मों का ये सिस्टम है कि उनकी फिल्म कई भाषाओं में रिलीज होती है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा। तो उसके साथ ये दिक्कत होती है कि वो लोग क्या करते हैं कि अमूमन वो हिंदी का राइट्स अलग बेचते हैं और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के राइट्स अलग बेचते हैं, तो उनका डबल प्रॉफिट होता है। अब तीसरी चीज़, जैसे आपका मनीष, उनका नाम भूल रहा, मनीष शाह, जिनका गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स है, वो आपको यूट्यूब पे जितनी साउथ इंडियन फिल्में हैं उनका डब्ड वर्जन आपको गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उस फिल्म के राइट्स औने पौने दाम पे खरीदे, उसको वो स्टूडियो में उस फिल्म को लेके एडिट टेबल पर रखा, उस फिल्म को दोबारा से री एडिट किया और री एडिट करके उन्होंने उसको अपलोड किया यूट्यूब के ऊपर। तो जो उसका जो वो होता है ना कि जो उसका पैटर्न होता है फिल्म का, कि कोई फिल्म नॉन लीनियर होती है, कोई लीनियर होती है, उसको लीनियर बना देते हैं कि पब्लिक को समझने के लिए आसान हो जाए, और प्लस उसको हिंदी में डब करवा देते हैं आर्टिस्ट से। तो अब यूट्यूब पे उन्होंने फिल्म के राइट्स खरीद लिए। अब उनकी यूट्यूब पे जो फिल्म है, जैसे पुष्पा ही है, पुष्पा का पहला पार्ट का देखेंगे आप, उसके राइट्स मनीष शाह ने खरीद लिए थे, लेकिन सेकंड के राइट्स उन्होंने नहीं खरीदे, क्योंकि उनको पता है कि फिल्म हिंदी में भी रिलीज हो रही है और हिंदी रिलीज में इतनी बड़ी ऑडियंस उसको देख रही है कि फिल्म आपकी 1800 करोड़ रुपए कर रही है वर्ल्ड वाइड, है ना। तो उनको लगता है कि इसका कुछ बेनिफिट नहीं है। वैसी फिल्में जैसे साउथ में पहले जो है अल्लू अर्जुन की वो पॉपुलैरिटी है हिंदी बेल्ट में, वो मनीष शाह का उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहुत सारी फिल्में डब करके उसको रिलीज की अपने यूट्यूब चैनल पे, और उसके मतलब सैकड़ों मिलियन व्यूज हैं। तो वो एक चीज़ है, यूट्यूब का वैसा गेम है साउथ इंडियन फिल्मों का। हिंदी में अभी उन लोगों ने इतना एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, तो आमिर एक मेजर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने 1 अगस्त से उनकी फिल्म आएगी। इसके बाद अब ये देखना होगा कि फिर OTT और फिल्म का जो ये फिल्म मेकर्स का जो ये जो है ये कैसे वो चलता है, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स OTT के लिए, OTT के बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला डिसीजन है। अच्छा, एक और सवाल है मेरे एक चीज जोड़ना चाहूंगा। इंडिया में OTT ना जितने नेटफ्लिक्स हैं, प्राइम है, प्राइम कुछ अच्छी चीजें कर रही है ना, कुछ अच्छी ओरिजिनल्स वो लेके आ रहे हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका स्टैग्नेशन, उनका वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। वो इंडिया में, नेटफ्लिक्स दुनिया भर में बहुत सारी चीजें कर रही है, लेकिन इंडिया में एक तो बहुत प्रेशर है उनके ऊपर कि वो बहुत क्रांतिकारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उनके पास क्या है कि बहुत लिमिटेड ऑप्शन हो गए हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स में। तो नेटफ्लिक्स और प्राइम और हॉटस्टार जैसे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी फाइट ये हो गई है कि जितनी फिल्में आ रही है ना, थिएटर से उतरी अपने यहाँ लगा दो। तो इनका मेजर जो गोल ये हो गया है कि अब ओरिजिनल जाए भाड़ में, मेरे को जो फिल्में थिएटर से निकली हैं उसको लगाना है अपने यहाँ, ताकि पब्लिक हमारे पास आए। तो अब ये चीज़ कम होगी, क्योंकि अगर जब फिल्म मेकर्स अपनी फिल्में यूट्यूब पे डालने लगेंगे तो OTT पे उनकी फिल्म कौन देखने जाएगा, तो उनको अपना फिर क्वालिटी ऑफ कंटेंट बेटर करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अभी आपने एक प्रेशर की बात की कि नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म जो है उस पर एक प्रेशर है, हमारे दर्शकों को मतलब हम चाहें कि ये भी बताएं कि क्या प्रेशर है उसके ऊपर। सिर्फ नेटफ्लिक्स के ऊपर नहीं, OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, उसके ऊपर क्या है, जैसे आपने देखा कि तांडव पिछले दिनों आई, तांडव को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। उस समय जो अमेजॉन प्राइम वीडियो की CEO थी, उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा, अपना पासपोर्ट पुलिस के पास जमा करवाना पड़ा कि वो देश छोड़ के नहीं जाएंगी। इस तरह की जब कंट्रोवर्सी हो जाती है ना, तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ही जो पॉलिटिकली चार्ज कंटेंट है वैसा बनाने से बचने लगते हैं। पाताल लोक का सीजन आया, पाताल लोक का पहला सीजन 2020 में आया, दूसरा सीजन 2024-25 में आता है, तो आपको 5 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा जबकि शो बन के तैयार है। ऐसी ही चीज़ एक दिवाकर बनर्जी की फिल्म है 30, वो फिल्म कम से कम 2022 से बनकर तैयार है, 20 से बनकर तैयार है, और वो फिल्म यूट्यूब नेटफ्लिक्स पे रिलीज नहीं हो रही है, और नेटफ्लिक्स मतलब उसको रिलीज नहीं कर पा रहा है क्योंकि थोड़ी सी उसमें पॉलिटिक्स है ना, तो उससे आप उस तरह की चीज़ें नहीं दिखा सकते हो OTT के ऊपर, ये प्रॉब्लम है। हाँ, वो कई बार शिकायत भी कर चुके हैं इस चीज़ की, मीडिया में भी और वैसे भी, कि भाई मेरा कब से बना हुआ ये प्रोजेक्ट रिलीज नहीं हो रहा है। अच्छा, सैयारा की भी OTT डेट जो है वो पोस्टपोन्ड हुई है, क्या इसके पीछे मतलब जस्ट मैं ये सोच रही हूँ कि क्या इसका रिजल्ट है ये कि OTT पे रिलीज़ करने से पहले ये आमिर खान वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो देख लेना चाहते हैं, क्या इनका कुछ कनेक्शन है या बस नहीं? बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि अभी उनकी फिल्म थिएटर्स में अच्छा कर रही है, अभी मतलब आज के दिन तक, आज क्या 29 जुलाई है, कल तक जो सोमवार तक जो है सैयारा का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड 404 करोड़ रुपए हो चुका है। तो वो चाहते हैं कि जो रेगुलर विंडो है 4 से 8 हफ्ते का, उसको बढ़ा के हम थोड़ा और पुश कर दें। तो उनका 2 एंगल इसको देखने का। पहले से तो ये देख रहे हैं कि हम थिएट्रिकल बिजनेस को थोड़ा और टाइम दें, थिएटर से फिल्म को रखें ताकि लोग उसको देखें आके, भले टिकट सस्ती कर दें, लेकिन लोग फिल्मों को थिएटर्स में ही आके देखें, क्योंकि थिएटर से जो फिल्म पैसा कमाएगी उससे प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर को बेनिफिट होगा। लेकिन OTT पे फिल्म जो बिजनेस करेगी उसका प्रोड्यूसर को एक बार उसका अमाउंट मिल गया, काम खत्म हो गया। उसके बाद जो भी व्यूज से जो आपके
पैसा आ रहा है वो पूरा प्लेटफॉर्म का है। तो ये चाहते हैं दो चीज़ें कि एक हम इसका अपना OTT रिलीज डिले करें, उससे क्या होगा कि इनको थोड़ा टाइम थिएटर्स में और मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये चाहते हैं कि फिल्म को दिवाली के आसपास रिलीज करें नेटफ्लिक्स पे। हाँ, उससे क्या होगा, फेस्टिव व्यूज़ भी आपके पास आएंगे, क्योंकि जब फेस्टिवल होता है तो ऐसा माना जाता है कि लोग फिल्में देखना पसंद करते हैं उस टाइम में, इसलिए आप देखिए हॉलीडे रिलीजेस होते हैं। इन लोगों के घर की साफ सफाई कौन कर रहा है? ये लोग जो फेस्टिवल के टाइम पे फिल्में देख रहे हैं बैठ के करके रात को थक जाते हैं, रात को देखते होंगे ना कि कुछ देख लेते हैं, तो ये एंगल है। ओके, आई होप आपके सारे सवालों के जवाब हमने दे दिए होंगे। अब 1 अगस्त को सितारे ज़मीं पर आ रही है यूट्यूब पर। कैसे देखनी है, कैसे आपको रेंट पे लेनी है, वो आपको श्वेतांक ने बताया। आपने अगर थिएटर में देखी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको फिल्म कैसी लगी। यूट्यूब पे जब आ जाएगी वहाँ देख करके भी आप वापस आ सकते हैं इस वीडियो पे बताने के लिए कि आपको कैसी लगी। और आपको क्या लगता है, मतलब जो आमिर खान का जो स्टेप है, एक मतलब एक बहुत मेजर चेंज की ओर ये स्टेप लिया जा रहा है, तो आप इस स्टेप के बारे में आपको क्या लगता है, आप उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। आपके और जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जिसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यस, वैसे एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि मेरे को लगता है ना ये सेम ही हो जाएगा अमाउंट वाइज भी, क्योंकि यूट्यूब पे भी अगर आपको एड फ्री कुछ देखना है तो आपको यूट्यूब का भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ना। लेकिन उसमें जैसे इसमें गेम ये है कि अगर आपने 100 रुपीज़ पे किए और आपने एक फिल्म रेंट कर ली, उसमें आपको एड्स नहीं देखने पड़ेंगे, आपके पास प्रीमियम हो या नहीं हो, क्योंकि आप ऑलरेडी पेमेंट कर रहे हो डायरेक्टली यूट्यूब को, तो उसमें आपको एड्स नहीं देखने को मिलेगा। आप वही प्रॉब्लम वो है ना कि जो अमेजॉन प्राइम वीडियो अभी जो कर रहा है, उनका तो जो कैटलॉग है, आधा कैटलॉग उनका रेंट पे होता है। दूसरी चीज़ अब उन्होंने कर दिया है कि अगर आपको एड फ्री जाना है, अभी उन्होंने उस पर भी ऐड दिखाने शुरू कर दिए हैं। 1500 रुपये का सब्सक्रिप्शन लो, उस पर आप एड्स देखो। अगर आपको एड फ्री जाना है तो आप 700 रुपये का सब्सक्रिप्शन और लो। इसका कोई सेंस ही नहीं है। मैं 2200 रुपये अगर 2100 रुपये फिल्म पे खर्च करूंगा, उससे ज़्यादा तो मैं थिएटर में उतनी कितनी फिल्में देख लूंगा जाके। मुझे लगता है समय आ गया है ये प्राइसेस रिवाइज करने का भी। हाँ, उसकी फाइट चल रही है। जैसे थिएटर्स में भी बातें चल रही हैं कि उसको कैप करना पड़ेगा टिकट्स प्राइसेस को। पॉपकॉर्न तो वैसे ही महंगे हैं। मतलब अभी जो फिल्म देखने का जो एक्सपेंस है वो, अगर 2 लोग फिल्म देखने जाते हैं तो मिनिमम कुछ नहीं तो 2000 से 2500 रुपये पड़ता है आसपास। अगर आप वीक डेज पे जाते हो और 9 बजे का शो देखते हो, फिर उसकी बात अलग है। अगर आप प्राइम डेज पे, सैटरडे को, संडे को, वीकेंड्स पे जाते हो आप और शो देखते हो तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो अभी उसकी प्राइस की कैपिंग की बात चल रही है। कर्नाटका में कुछ ऐसा हुआ है, कोशिश हुई है कि 200 रुपये तक कैप किया जाए, वो चल रही है बातें। तो देखना है वो हिंदी सिनेमा में कब तक आता है और क्या उसका रिजल्ट होता है। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है सारी जानकारी आपको मिल गई होगी और सिनेमा से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।